हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आज क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारा सी प्लस प्लस का कोर्स है उसके बारे में बात करेंगे। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको हमारे इस चैनल पर आना है। ओके। चैनल पर आने के बाद आपको प्लेलिस्ट में आना है और प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको ये सी प्लस प्लस वाला कोर्स सर्च करना है जिसमें लिखा है सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल इन 2020 और व्यू फुल प्लेलिस्ट में चलते हैं। तो बेसिकली आज हम बताने वाला हूँ आपको कि हमने इसमें आपको ना क्या क्या पढ़ाया है। पूरा पूरा मैं कोर्स का ओवरव्यू देने वाला हूँ और बिलीव मानो ये एक बेस्ट कोर्स अवेलेबल है। ओके। तो अगर आपने ये सारे वीडियोस को देख लिया शुरू से लेके अंत तक तो आप सी प्लस प्लस बहुत अच्छे से सीख जाओगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी सी प्लस प्लस को सीखने में और आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा जब भी आप हमारे वीडियोस ये देखोगे, क्योंकि हमने इस ढंग से कोर्स को कवर किया है। ओके। अगर आपको कोई डाउट आता भी है तो आप आगे के वीडियोस कंटिन्यू करना, तो वहाँ पर ना वो सारी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए हिस्ट्री हमने बताया है और हिस्ट्री वगैरह बताने में मैं थोड़ा सा बेकार हूँ, तो आप चाहे इस पहले वाले वीडियोस को ना ही देखना, लेकिन वीडियो नंबर 2 से आप स्टार्ट करना। ओके। उसके बाद यहाँ पर हमने आपको बताया है डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो जितने भी टाइप के ऑपरेटर होते हैं हमने यहाँ पर सब कुछ कवर किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमने आपको कंपाइलर डाउनलोड करना बताया है या विजुअल स्टूडियो कोड किस तरह से उसको सी प्लस प्लस के लिए सेटअप करेंगे। ओके। और उसके बाद हमने थोड़ा सा और काम किया है कि हम लोग किस तरह से विजुअल स्टूडियो कोड में काम करते हैं। ओके। और फिर यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के बाद हमने आपको थोड़ा सा एक एक्सरसाइज बताया हुआ है और उसके बाद हमने यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बात किया है। ओके। फिर देखिए हमने लूप्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से सीखा है। ब्रेक और कंटिन्यू जो होते हैं, गो टू का हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, और मेन इंपॉर्टेंटली फिर आता है फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिर्फ यही करना है कि आपको कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है। कंडीशन यही है, अगर आपने कोई भी वीडियो को स्किप नहीं किया, पूरे वीडियोस को आपने अगर देख लिया तो सी प्लस प्लस में आप मतलब कि महारत हासिल कर लेंगे। इससे ज़्यादा सी प्लस प्लस आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले आप यहाँ से ना फंक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरह से सीखना। फंक्शन क्या होते हैं, है ना, फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, उनका यूज़ करने का जो बेनिफिट होता है, फंक्शन हम लोग किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, उसको कॉल किस तरह से करते हैं, फंक्शन से हम लोग वैल्यू को किस तरह से रिटर्न करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की हुई है। ओके। और उसके बारे में हमने यहाँ पर न केवल आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई है सी प्लस प्लस, बल्कि मैंने आपको यहाँ पर ना बिगिनर्स की गाइड के लिए प्रोजेक्ट भी बनवाए हैं। ओके। और बिलीव मानो जब आप ये प्रोजेक्ट करोगे ना तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप कम्पिटिटिव जो प्रोग्रामिंग होती है या जो लॉजिक बनाने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आप समझोगे। और ये प्रोजेक्ट ये सब देखने के बाद आप इतना तो आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी कि किस तरह से किसी भी प्रोग्राम को हम लोग अप्रोच करते हैं, उसके लिए हम लोग लॉजिक क्या बनाते हैं और उसकी कोडिंग हम लोग किस तरह से प्रोसीड करते हैं। ओके। फिर हमने आपको यहाँ पर पॉइंटर्स के बारे में बताया है। पॉइंटर्स सी प्लस प्लस में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज ही रहते हैं, उनको पॉइंटर कभी भी समझ में अच्छे से आता ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने ये पॉइंटर के वीडियोस देखे तो पॉइंटर को आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे। पॉइंटर को आपको फंक्शन के साथ में किस तरह से यूज करते हैं, पॉइंटर को स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के साथ में किस तरह से यूज करते हैं, पॉइंटर्स को क्लास के साथ में किस तरह से यूज करते हैं, पॉइंटर को इनहेरिटेंस में किस तरह से यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की है। तो अगर आपने एक बार ये वीडियो सारे देख लिए, बिलीव मानो पॉइंटर में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे सी या सी प्लस प्लस का यूज़ करके तो वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर का ही मेन काम होता है, जहाँ पर आप पॉइंटर का यूज़ करके ही वहाँ पर जो भी डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो उनको आप बनाते हो। तो पॉइंटर आपको सीखना बहुत मस्ट होता है। और बिलीव मानो पॉइंटर को हमने इस तरह से कवर किया है कि आप पॉइंटर को चाहे वो स्ट्रक्चर हो, क्लास हो
या फंक्शन हो या अरेज हो या वेरिएबल्स हो, उनके साथ में किस तरह से यूज करना है वो आप बहुत अच्छे सीख जाओगे। ओके, फिर हमने यहाँ पर पॉइंटर के बाद देखिए रेफरेंस वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट आपको बताया है। ये रेफरेंस वेरिएबल हम लोग वेरिएबल के साथ में भी यूज करते हैं, फंक्शन के साथ में भी यूज करते हैं। हम लोग जब इनहेरिटेंस पढ़ते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं वहाँ पर भी रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वहाँ पर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वहाँ पर भी हमने रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज किया है। ओके, फिर हमने आपको कुछ बेसिक बताया है, फंक्शन कॉल बाई वैल्यू, एड्रेस या रेफरेंस क्या होते हैं, इनमें आपको तीनों में डिफरेंस पता चलेगा। उसके बाद हमने अरे को बहुत अच्छी तरह से बताया। फिर देखिए यहाँ पर हमने बताया है कि पॉइंटर्स को अरे के साथ में किस तरह से यूज करते हैं। ओके, फिर देखिए यहाँ पर हमने ओवरलोडिंग वगैरह कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया। फिर हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया है, आप देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट एक बिगिनर के लिए होता है। इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा ना यार कि एक्चुअली में जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसकी कोडिंग किस तरह से करते हैं। तो आपको ये प्रोजेक्ट पूरा पूरा देखना है अगर आप भी इस तरह के प्रोजेक्ट अपने से बनाना चाहते हो। ओके, और फिर यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया है कि डायनेमिकली किस तरह से मेमोरी को एलोकेट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो वहाँ पर हम लोग हमेशा मेमोरी जो होती है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम लोग हमेशा डायनेमिकली ही क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर आपको यूज होगा। फिर देखिए हमने पॉइंटर को और ज़्यादा एक्सटेंड किया है। ओके, फिर हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को आपको बताया, क्लास के कॉन्सेप्ट को आपको बताया है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए पॉइंटर को किस तरह से क्लास के साथ में यूज़ करते हैं ये हमने आपको बताया है ना। फिर हमने आपको फंक्शन में बताया था जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, मेंबर फंक्शन। फिर हमने यहाँ पर देखिए स्टैटिक फंक्शन के बारे में आपको बताया है, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट बताया है, कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने आपको बताया है। इस कॉपी कंस्ट्रक्टर में रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही दिखाया कि हमने रेफरेंस वेरिएबल को कवर कर किया था, है ना। फिर हमने ये देखा कि देखिए हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्यों होती है, डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, हमें डिस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्यों होती है। डिस्ट्रक्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेमोरी लीक को बचाने के लिए, है ना। तो अभी भी हम मेमोरी लीक पर प्रोग्राम लाएंगे, उस तरफ वीडियोस लाएंगे जो आप बहुत अच्छे सीख जाओगे। फिर हमने देखा था यार कि फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं, और ये फ्रेंड फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसके सारे वीडियोस देखना। और उसके बाद हमने आपको बताई थी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट को कभी भी समझ में नहीं आता है। वो प्रोग्राम तो बना लेते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग पर, उनको यही नहीं पता होता कि हम यूज क्यों करते हैं इसको, और अगर हम यूज ही कर रहे हैं तो उसको हम क्यों उस तरह से बनाते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए हमारे पास यूजुअली तीन तरह के मेथड्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके ऑपरेटर ओवरलोडिंग को मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने वो हर एक मेथड को बताया है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो पहले आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग पर ये दोनों वीडियो देखना, और इस बार ये जो प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हमने बताई है आप इसको ज़रूर देखना है। ये 37 मिनट का वीडियो है। बिलीव मी, अगर आपने इसको देख लिया तो आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कभी भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। उसके बाद हमने माइनस ऑपरेटर को, फिर देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, पैरेंथेसिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग बताई, और रिलेशनल ऑपरेटर, और फिर आता है यार इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। इसकी ओवरलोडिंग स्टूडेंट को कभी समझ में ही नहीं आता है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि इस पर हमने 2 वीडियोस बनाए हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो वीडियोस को देखते हैं, वहाँ पर क्या होता है ये जो ऑपरेटर्स होते हैं इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, उनकी ओवरलोडिंग हम हमेशा फ्रेंड फंक्शन का यूज करके करते हैं। लेकिन स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि हम उसको फ्रेंड फंक्शन से ही क्यों करते हैं। अगर अदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हम बात करें तो उनकी ओवरलोडिंग हम मेंबर फंक्शन भी बना के करते हैं, नॉन मेंबर फंक्शन बना के भी कर सकते। तो जब हम इन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हैं तो हम फ्रेंड फंक्शन बना करके ही ओवरलोडिंग क्यों करते हैं। इन ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग हम मेंबर फंक्शन बना के नहीं करते, उसके पीछे ना कुछ रीजन है, वो रीजन आपको समझ में आना चाहिए।
और जब आप इन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हो ना, तो हम लोग हमेशा रेफरेंस को रिसीव करने या रेफरेंस रिटर्न करने की बात करते हैं। स्टूडेंट को यही नहीं समझ में आता यार कि हमें रेफरेंस को रिसीव या रिटर्न करने की ज़रूरत ही क्यों है। यार अगर आपने ये दोनों वीडियोस देख लिए, इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग पर, आप खुद मेरे वीडियोस लाइक करोगे, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर स्नेक गेम बनाया था, उसकी कोडिंग की है हमने। आपने यहाँ पर आप देखिए स्नेक गेम की कोडिंग हमने की है। ये कोई जीयूआई एप्लीकेशन नहीं है, जीयूआई हम बना करके स्नेक गेम की कोडिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग कोडिंग करेंगे, वो कंसोल बेस्ड होगा, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग पर। किस तरह से हम लोग लॉजिक बना के उसकी कोडिंग कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर आप C++ में ग्राफिक्स सीख रहे हैं, तो आपको ग्राफिक्स का कॉन्सेप्ट तभी सीखना चाहिए जब आपका एम हो कि नहीं यार हमें अपना करियर गेम डेवलपमेंट में ही बनाना है। अगर आप अपना करियर गेम डेवलपमेंट फील्ड में नहीं बनाना चाहते, आपको ग्राफिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, कोई भी कंपनी इंटरव्यू में अगर आपसे वो C++ के क्वेश्चन पूछती है, तो ग्राफिक्स का क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी तक हमने 2-3 प्रोजेक्ट बनाए हैं। और उसके बाद हमने इनहेरिटेंस तो हमने आपको इतना तगड़ा पढ़ा दिया है कि आपको कभी भी इनहेरिटेंस में C++ में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट अगर आपने यहाँ पर इनहेरिटेंस अच्छे से सीख लिया, तो कोई भी लैंग्वेज हो, कॉन्सेप्ट तो सब में सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा सिंटैक्स का फ़र्क होता है। यहाँ पर यार हमने पूरा आपको बताया, देखिए मल्टी लेवल पूरा बताया था यार। ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस देखो, स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि हम लोग वर्चुअल क्लास क्यों बनाते हैं, वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है, डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, डायमंड ऑफ डेथ क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने कवर किया है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर को या डिस्ट्रक्टर को इनहेरिटेंस में किस तरह से यूज करते हैं। और ये दिस ऑब्जेक्ट पॉइंटर, इसको तो यार जरूर आप पढ़ लेना। स्टूडेंट अक्सर इसको सोचते हैं कि ये बहुत सिंपल छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो दिस पॉइंटर होता है, दिस ऑब्जेक्ट पॉइंटर, ये बहुत ही कमाल का होता है। ओके, उसके बाद हमने आपको फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ाई, हाइडिंग पढ़ाई, ओवरराइडिंग पढ़ाया, है ना। वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, फिर फाइल हैंडलिंग के अगर आपने हमारे वीडियोस देख लिए C++ में, आप फाइल हैंडलिंग बहुत अच्छे से सीख जाओगे। यहाँ पर पहले हमने कुछ बेसिक कवर किया है फाइल हैंडलिंग में, और ये जो बेसिक हमने यहाँ पर 5 वीडियो अपलोड किए हैं, इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये बेसिक आपको फाइल हैंडलिंग के बारे में आना ही चाहिए। और उसके बाद हमने फाइल हैंडलिंग पर प्रोजेक्ट बनाया था, जहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि हम लोग जब कोई हमारे पास क्लास होती है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग किस तरह में फाइल में स्टोर करते हैं। तो हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, जिस पर हमने 9 वीडियोज़ अपलोड किए हैं। ओके, तो ये जो फाइल हैंडलिंग के शुरू के 5 वीडियोज़ हैं, इनको तो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हैं, स्पेशली जो ये फंक्शन है टेल पी सीक पी या टेल जी सीक जी, इन फंक्शन के बारे में आप ज़रूर सीख लेना। क्यों यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, हमें इनकी ज़रूरत क्यों होती है, ये सारी चीज़ें हमने इन 5 वीडियो में कवर किया है। ओके, उसके बाद ये जब आप प्रोजेक्ट देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि C++ में फाइल हैंडलिंग को यूज करके किस तरह से प्रोजेक्ट बनाते हैं, और आप इस प्रोजेक्ट को स्केल कर सकते हो अपने लेवल पर जिस तरह से चाहते हो। ओके, इसके बाद हमने आपको पढ़ाया है डायनेमिक कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग क्लास क्या होती है, या टेम्पलेट्स क्या होते हैं, फंक्शन या क्लास टेम्पलेट। तो अभी तक हमने आपको इतना पढ़ाया। अभी इसमें मैं 1-2 टॉपिक और कवर करूँगा, और उसके बाद मैं कवर करने वाला हूँ STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो अभी उसको हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपने इतना C++ पढ़ लिया और आपने C लैंग्वेज भी पढ़ी है, तो C और C++ इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप ना डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना। यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो देखो, जिसमें हमने 96 वीडियोज़ को अपलोड किया है। यहाँ पर भी हमने बेसिक कवर किया है पॉइंटर्स के बारे में, और उसके बाद ये सारे वीडियोज़ आप डेटा स्ट्रक्चर पर देखना। जब आप ये सारे वीडियोज़ डेटा स्ट्रक्चर पर देख लेना, आपको डेटा स्ट्रक्चर की थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, थोड़ी क्या इसमें पूरी ही नॉलेज हो जाएगी। हालांकि अभी मैं इस पर और वीडियोज़ अपलोड करूँगा और कर रहा हूँ। उसके बाद जब आप उतना डेटा स्ट्रक्चर सीख लेना,
तब जब मैं सी प्लस प्लस में STL अपलोड करूँगा स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी पर, तब आप उन वीडियोस को देखना, क्योंकि जो STL है वो एक प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर ही है। ओके, उस पर आपको अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको प्री डिफाइंड फंक्शन मिलेंगे। और यार प्री डिफाइंड चीज़ों को यूज़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो पहले आप इतना सी प्लस प्लस सीखो, उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो, और डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ लेना उसके बाद आपको यहीं पर आके मैं यहाँ पर वीडियो ऐड करूँगा स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी STL पर, उसके बाद उनको भी आप देख लेना, क्योंकि वो प्री डिफाइंड है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यार ये एक ना बेस्ट कोर्स हमने सी प्लस प्लस डिज़ाइन किया है, और इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ इसकी। यार आप इस मेरे कोर्स को किसी भी कोर्स से कंपेयर कर लेना, अगर ये आपको बेस्ट कोर्स ना लगे तो बताना। ओके, तो यार मैं यही आशा करूँगा यार कि आप सारे वीडियोस देखना, स्किप मत करना, तभी आप सी प्लस प्लस अच्छी तरह से सीख जाओगे। और ये जो हमने आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग पर वीडियोज अपलोड किए हैं, आप ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग के सारे वीडियोस देखना, बिलीव मानो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आपको कभी भी उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि यार ये जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया है आपको अच्छा लगेगा, आपको सी प्लस प्लस सीखने में मदद करेगा। फाइनल एक बात मैं बोल दूं यार कि जितना हमने ये सी प्लस प्लस कवर किया है ये इनफ है, ये इनफ है, इतना मैं कह रहा हूँ। कोई भी कंपनी में अगर आप सी प्लस प्लस के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, इसके बाहर का वो कुछ क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते। ओके, तो यार आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सी प्लस प्लस बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और अगर आपको ये मेरा कोर्स अच्छा लगे यार, देखने के बाद वीडियोज अच्छे लगें, तो आप प्लीज़ इनको लाइक भी कर दिया करो। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।